हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स एंड इमल्शंस के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, हमारे पास कंप्लीट हो गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स हमने पढ़ लिया था, है ना। तो आज लास्ट लेक्चर हमारा सरफेस केमिस्ट्री का है, जिसमें हम इसमें जो छूटे हुए टॉपिक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आज टॉपिक है वो है हमारे पास कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लियर? कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स। सिंपल सी प्रोसेस है। जब हमने कोलाइड्स बनाए थे तो हमने पेप्टाइजेशन से कोलाइड का फॉर्मेशन किया था। हमने कहा ब्रेडिगार्ड मेथड हमने अप्लाई किया था, वहाँ पे और भी केमिकल मेथड्स हमने अप्लाई किए थे, तो हम कोलाइड्स बना रहे थे। तो एक तो कोलाइडल की प्रिपरेशन थी। कोलाइडल प्रिपरेशन का जस्ट रिवर्स हमारे पास उल्टी प्रोसेस होती है। कौन सी? कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स। कि जब हमें किसी कोलाइड्स को क्या करना होता है बेटा, वहां से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट करना होता है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं। क्लियर? तो हम सिंपल सा कोगुलेशन की डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि द प्रिसिपिटेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, द प्रिसिपिटेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय यूजिंग द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्सेस। अगर हम क्या करते हैं, किसी कोलाइडल्स का हम प्रिसिपिटेट बनाते हैं किसी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेस में मिला के, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कोलाइडल कोगुलेशन बोलते हैं। तो फिर से हम रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स होता क्या है? द प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट में जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं, तब अगर हम कोलाइडल का क्या करते हैं बेटा, प्रिसिपिटेशन कर देते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं। क्लियर? तो कोलाइड्स को वहां पे डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? कोगुलेशन। ये सिंपल हो गया। कोगुलेशन हम करेंगे कैसे? हमने कहा था कोगुलेशन की डेफिनेशन हमने बता दी कि इलेक्ट्रोलाइट को कोलाइडल के अंदर एक्सेस में मिलाने के बाद जो वहां पे प्रिसिपिटेशन होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं। क्लियर? कोगुलेशन की यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, ये आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा है वहां पे कि जब किसी हम कोलाइडल के पार्टिकल की बात करें तो हमने कहा था किसी ना किसी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है? कोई ना कोई चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव कोलाइडल्स है। कौन सा कोलाइडल है? पॉजिटिव कोलाइड्स है, तो इसके पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? अब जब तक दो पार्टिकल के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। सेम चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करता है? रिपेल करता है। अब इस रिपल्सन के कारण इसकी क्या थी? कोलाइडल की स्टेबिलिटी थी। रिपल्सन के कारण क्या? कोलाइडल की स्टेबिलिटी थी। क्लियर? अगर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा एक्सेस में मिला दिया। अभी तो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिमिटेड मिलाए थे, स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए थे, जिसके कारण सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के कारण कोलाइडल पार्टिकल एब्जॉर्प्शन करते हैं पॉजिटिव आयंस का, और प्रत्येक कोलाइडल पार्टिकल जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइडल पार्टिकल था वो वहां पे क्या हो जाता है? चार्ज वो उसके ऊपर आ जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कोलाइडल पार्टिकल था। अब अगर हम वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा एक्सेस में मिलाते हैं तो जो उसके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जैसे ही इसके ऊपर से हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा? किसके? हमने कहा एक्सेस में अगर हमने क्या मिला दिया? इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिए, तो ये चार्ज जो है यहाँ पे जो कोलाइड ने क्या किया था बेटा, कोलाइडल पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया था। एब्जॉर्प्शन के कारण, जिसके कारण कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या हुआ था? चार्ज आया था। उस चार्ज के कारण इन दोनों के बीच में रिपल्सन था। रिपल्सन के कारण हमेशा कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे से दूर बने रहते हैं, जिसके कारण कोगुलेशन होता नहीं है, दैट मींस वो प्रिसिपिटेट होते नहीं है। अब हमने कहा एक्सेस अमाउंट में हमने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। एक्सेस अमाउंट में जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो इनके ऊपर से चार्ज जो होता है, जो इस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वैसे नेगेटिव कोलाइड्स भी होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास न्यूट्रल हो गया हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से। अब इनके ऊपर जब कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करने के बाद सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल एक साथ क्या हो जाते हैं? मतलब प्रिसिपिटेट बना देते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास क्या हो जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन से डिस्पर्स फेज या तो सेटल डाउन हो जाता है, या तो उसके ऊपर क्या होता है? सरफेस के ऊपर क्या होता है? वो तैरने लग जाता है, या वो फ्लोटिंग करने लग जाता है। क्लियर? तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कोगुलेशन। तो अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेस में मिलाने के बाद उसको अगर प्रिसिपिटेट बना देते हैं उसका, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं। क्लियर? अब कोगुलेशन हम करते कैसे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हम मिलाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास हैं,
अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किस कोलाइडल को प्रिसिपिटेट बनाने के लिए, कोगुलेट करने के लिए सुटेबल होता है, इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे हार्डी सुल्जे, जिन्होंने क्या किया था, सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइट के कोगुलेशन के बारे में एक छोटा सा रूल दिया था, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हार्डी सुल्जे रूल होते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, हार्डी सुल्जे रूल। अकॉर्डिंग टू हार्डी सुल्जे रूल कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं इसके अंदर किसी कोलाइड्स को क्या करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो आयंस होते हैं उनके ऊपर कुछ चार्ज होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू द हार्डी सुल्जे रूल कि द कोगुलेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिपेंड अपॉन द बैलेंसिंग ऑफ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कोगुलेटिंग पावर है वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की बैलेंसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। बैलेंसी दैट मींस आयंस के ऊपर चार्ज। अगर हम किसी नेगेटिव कोलाइड्स को क्या करते हैं, सपोज हमारे पास नंबर फर्स्ट हम क्या करते हैं, नेगेटिव कोलाइड्स को अगर हमें क्या करना है, नेगेटिव कोलाइड्स को हमें क्या करना है बेटा, अगर कोगुलेट करना है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव कोलाइड्स का एग्जांपल हमारे पास होता है AS2S3 हमारे पास नेगेटिव कोलाइड का एक एग्जांपल। अगर मेरे को नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करना है तो हमें वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ती है, जो कहां से आएगा, इलेक्ट्रोलाइट से आएगा। तो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इस नेगेटिव कोलाइडल के पार्टिकल के ऊपर का जो चार्ज है, जब एक्सेस में बाहर से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोलाइडल पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, जिसके कारण आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइड सही क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें जो आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट के आयन के ऊपर, पॉजिटिव आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, वो कोगुलेशन उस इलेक्ट्रोलाइट उस कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन उतनी आसानी से करता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया बेटा, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर क्या है, 3 पॉजिटिव है। एल्युमिनियम के बाद सपोज यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव है, हो सकता है आयरन 3 पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं, आयरन 2 पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 3 कटायन हमारे पास है, और तीनों कटायन हमारे पास है, सपोज ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। अगर हमें किसी नेगेटिव कोलाइड्स को अगर क्या करना है, कोगुलेट करना है, तो उस नेगेटिव कोलाइड को कोगुलेट करने के लिए सबसे सुटेबल जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन होता है, हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है जिसने कोलाइड्स को न्यूट्रलाइज करना है, उसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है, बैलेंसी बहुत ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द हार्डी सुल्जे रूल कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज होता है, जितनी ज्यादा उसकी बैलेंसी होती है, उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। दैट मींस एल्युमिनियम जो क्लोराइड है बहुत आसानी से कोगुलेशन कर देता आर्सेनिक सल्फाइड जो नेगेटिव कोलाइड्स है, एज कंपेयर्ड टू आयरन एंड सोडियम। वैसे अगर किसी पॉजिटिव कोलाइड्स को हमें क्या करना है, कोगुलेट करना है, पॉजिटिव कोलाइड्स कौन हो गया, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कोलाइड्स हो गया, पॉजिटिव कोलाइड्स हमारे पास एग्जांपल होता है FeOH का होल था, इसका जो कोलाइड है ये कैसा होता है, Fe 3 पॉजिटिव आयंस का कोगुलेट एडजॉर्प्शन करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उसको कोगुलेशन के लिए नेगेटिव आयन। क्लियर। तो नेगेटिव आयन कौन कौन से हो गए, सबसे ज्यादा जैसे हमारे पास ये FeCN कॉम्प्लेक्स आयन है, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, तो हेक्सासाइनोफेरेट है ये, सबसे ज्यादा इसके ऊपर 4 नेगेटिव है, तो किसी भी पॉजिटिव कोलाइड्स को कोगुलेट करने के लिए आसानी से कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना आसानी से न्यूट्रलाइज होगा, कोगुलेशन उतनी स्पीड में होगा। तो अगर किसी पॉजिटिव कोलाइड का अगर हमें क्या करना है, कोगुलेशन करना है, तो सबसे ज्यादा स्पीड में कौन कर सकता है, सबसे अच्छा कोगुलेटिंग वहां पे जो एजेंट है कौन है हमारे पास, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा, PO4 3 नेगेटिव। थर्ड नंबर पे कौन हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव, और सबसे कम करता है Cl नेगेटिव। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू द हार्डी सुल्जे रूल कि अगर हमें किसी कोलाइड्स को क्या करना है बेटा, कोगुलेट करना है, तो जिस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के ऊपर जितनी ज्यादा उसकी बैलेंसी होती है, वो उतनी आसानी से क्या करता है, उसको कोगुलेट कर देता है। तो अगर हमें किसी नेगेटिव कोलाइड्स को कोगुलेट करना है, तो सबसे ज्यादा स्पीड में कौन करेगा, एल्युमिनियम का आयन करेगा, क्योंकि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। और अगर किसी नेगेटिव पॉजिटिव कोलाइड्स को अगर कोगुलेट करना है, तो कौन करेगा, हेक्सासाइनोफेरेट करेगा। ये 4 नेगेटिव वाला हमारे 4 नेगेटिव वाला आयन क्या करेगा, उसको आसानी से कोगुलेट कर देगा। क्लियर। तो कोगुलेशन आपकी समझ में आ गया होगा कि कोगुलेशन होता क्या था, प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलाइड्स बाय यूजिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, कि हम किसी कोलाइड्स का जब प्रेसिपिटेशन करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज करके, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। और कोगुलेशन हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कोगुलेटिंग पावर होती है, हमने कहा कोगुलेटिंग पावर जो होती है
वो अलग अलग होती है। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट के आयन के ऊपर जितनी ज्यादा उसकी वैलेंसी होती है, जितना ज्यादा चार्ज होता है, वो उतना ज्यादा अच्छे से किसी भी कोलाइड्स को क्या करता है, कोगुलेट करता है। और इस रूल को हम क्या नाम देते हैं, हार्डी-सूजे रूल। दैट मीन द power of the coagulation power of the electrolytes depend on their charge on the ions, है ना। तो आयंस के चार्ज के ऊपर वो डिपेंड करता है। क्लियर। वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा हमारे पास टर्म्स आता है कोगुलेशन या कोगुलेटिंग वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू। क्या आता है हमारे पास, कोगुलेशन वैल्यू। तो ये किसकी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट की होती है। क्लियर। तो कोगुलेशन वैल्यू सिंपल सा डेफिनेशन होता है, द मिनिमम amount of electrolytes in millimoles या the minimum concentration of electrolytes in millimoles। millimoles में the minimum concentration of electrolytes in millimoles required to the coagulation of the 1 liter of colloidal solution। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट के मिलीमोल्स हमारे पास क्या होता है, रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। दैट मींस मिलीमोल्स में अमाउंट है। अगर किसी कोलाइड्स की हमारे पास किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट कोलाइड, हमने कहा ये कोगुलेशन वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की है। कि किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मिनिमम कंसंट्रेशन है, मिनिमम अमाउंट होती है मिलीमोल्स में 1 लीटर कोलाइड्स को कोगुलेट करने के लिए, उसको हम क्या नाम देते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट जितनी ज्यादा लगेगी, दैट मींस उसकी कोगुलेशन वैल्यू उतनी ही ज्यादा होने वाली है। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी यहाँ पे इसी को हम ले लेते हैं, या यहाँ पे ले लो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। हम किसी एक कोलाइडल के 1 लीटर को ले लिया, हम बारी बारी एल्यूमिनियम आयरन और ये फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को बारी बारी वहां पे यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं अलग अलग बार। तो हमने देखा सबसे स्पीड पे अकॉर्डिंग टू हार्डी-सूजे रूल सबसे कम अमाउंट किसकी लगेगी, AlCl3 की लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। तो आसानी से इसकी स्मॉल अमाउंट क्या कर देती है, थोड़ा कोलाइडल सॉल्यूशन को आसानी से कोगुलेट कर देगी। उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट किसकी लगेगी, FeCl3 की। सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी लगने वाली, NaCl की। तो सबसे ज्यादा अमाउंट मिलीमोल्स में किसके मिलीमोल सबसे ज्यादा लग रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के। इसका मतलब इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि कोगुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, सोडियम क्लोराइड की है। किसके, सोडियम क्लोराइड की। और कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की। क्लियर। तो कोगुलेशन वैल्यू अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होती है, मतलब उसकी अमाउंट अगर ज्यादा लगती है, तो डायरेक्ट मीनिंग है कि उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही कम होती है। तो कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर दोनों जो टर्म्स है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर। तो कोगुलेशन वैल्यू किसी इलेक्ट्रोलाइट की जितनी ज्यादा होती है, उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही कम होती है। डायरेक्ट मीनिंग है कोगुलेशन वैल्यू, दैट मींस उसकी अमाउंट 1 लीटर कोलाइड्स को कोगुलेट करने के लिए, तो जिसकी जितनी ज्यादा अमाउंट लगेगी कोगुलेशन वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। और हमें पता है कि अगर उसकी अमाउंट ज्यादा लग रही है, तो इसका मतलब वहां पे कोगुलेट आसानी से कर नहीं पा रहा है। तो कोगुलेटिंग पावर हमेशा कोगुलेशन वैल्यू की क्या होती है, इनवर्स होती है। तो ये हमारे पास कौन हो गया, कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लियर। बाकी भी हमारे पास मेथड है कोगुलेट करने के। हमारे पास होता है यहाँ पे दूसरा हमारे पास मेथड है बाय मिक्सिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्ज कोलाइड। कि अगर हमें कोगुलेशन करना है किसी कोलाइड्स का, तो अभी पहला तो हमने बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिया। दूसरा हम प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं, बाय मिक्सिंग 2 कोलाइड्स विद अपोजिट चार्ज, अपोजिट या हैविंग अपोजिट चार्ज, है ना, अपोजिट चार्ज। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन को हमने आपस में मिला दिया, क्योंकि हमें पता है इंडिविजुअल कोलाइडल की सॉल्यूशन की जो स्टेबिलिटी है किस पे डिपेंड कर रही है, वहां पे कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के ऊपर। अब दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन, अपोजिट चार्ज के कोलाइडल सॉल्यूशन हमने आपस में मिला दिए, तो दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन के जो डिस्पर्स फेज का चार्ज होता है एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल करेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपस में क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, है ना। तो दूसरा हमारे पास मेथड क्या है, किसी भी कोलाइड्स को प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, कोगुलेट करने के लिए, कि 2 अपोजिट चार्ज कोलाइड को आपस में मिला दो, कोगुलेशन हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास जो मेथड है, इट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन है हमारे पास, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टर्म्स हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस से छूट गया था जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्या कर रहे थे, कोलाइडर्स की स्टडी कर रहे थे, वहां पे हमने इसको पढ़ना था पर भूल गया इसे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास होता क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज होता है। क्लियर।
अभी हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ट्यूब ली जिसका शेप कैसा है, यू शेप ट्यूब है हमारे पास। क्लियर, ये हमारे पास यू शेप ट्यूब है, तो इसको मैंने बंद कर दिया, इस क्लोज कर दिया इस ट्यूब को। ऊपर क्लोज करने से पहले हमने इस ट्यूब पे क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्लियर, हमने क्या लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा, नेगेटिव। इधर हमने भर दिया कौन सा, सपोज यहाँ पे हमने नेगेटिव कोलाइड्स भर दिया। कौन भर दिया हमने, नेगेटिव कोलाइड्स। इस U ट्यूब में मैंने फिलअप कर दिया है। कौन सा कोलाइड है यहाँ पे, नेगेटिव कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है, नेगेटिव कोलाइड। क्लियर, इस अब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ध्यान से हम पढ़ेंगे। कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। और हमने इस कोलाइडल सॉल्यूशन को कहां पे रखा हुआ है, एक ऐसे सिंपल से कंटेनर में रखा है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, जैसे ही यहां से स्विच ऑन करते हैं, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जैसे ही स्विच ऑन किया, ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है, सारे के सारे कोलाइडल जो पार्टिकल है, क्योंकि नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल, अगर पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल होते तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागते, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागते। बट ये चार्ज पार्टिकल है, कोलाइडल के सारे पार्टिकल, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किए, सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर आके सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और एक दूसरे के वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल पे आने के बाद उनका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके कारण सारे के सारे आपस में क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, और पीछे छूट जाता है डिस्पर्जन मीडियम। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने देखा होगा, फिनोमेना से ही पता चल रहा है। The phenomena of the movement of the colloidal particle toward the opposite charge electron, कि किसी भी कोलाइडल पार्टिकल का अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जो मूवमेंट करने की जो प्रोसेस होती है, जो फिनोमेना होता है, उस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ये किसके कारण होता है, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज के कारण। सिंपल सी बात है, हमने कहा था प्रिंसिपली इसके पीछे कौन सा है, कि अगर कोगुलेट कोलाइडल पार्टिकल्स को करना है तो कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो, क्योंकि प्रत्येक कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है जो उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल न्यूट्रलाइज जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो गए तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कोगुलेट। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वो फिनोमेना जिसमें क्या करते हैं, हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल के जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जब मूव करते हैं, तो उसी फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास सेकंड, हमारे पास बाई कूलिंग और हीटिंग में हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, उसको कोगुलेट कर सकते हैं। जैसे एक्सेस, अगर हम मिल्क को कभी बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं फ्रिज में, तो वहां से जो फैट है वो हमारे पास सेपरेट क्या हो जाता है, बेटा किनारे आ जाता है। वैसे ही हीट करने के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा, हम जब मिल्क को हीट करते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर हीटिंग के बाद एक लेयर जम जाती है, वो भी क्या होता है, उसका कोलाइडल पार्टिकल का क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। क्लियर, तो हम हीटिंग और कूलिंग से भी कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो सिंपल टॉपिक है, कोगुलेशन ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड्स। अभी हम जो कोगुलेशन पढ़ रहे थे, ये लायोफोबिक कोलाइड्स का हम कोगुलेशन पढ़ रहे थे, जहां पे हमें कुछ स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करने पड़ रहे थे। क्लियर, अब हम पढ़ते हैं कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। कौन से कोलाइड्स का हम कोगुलेशन पढ़ रहे हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स का। हमने कहा था लायोफिलिक कोलाइड्स की हमने बात ही नहीं की थी अभी तक। कोलाइड्स वैसे वो सारे प्रोसेस जो होती है अभी तक हमने पढ़ी थी, लायोफिलिक पे भी क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। पर हमें पता है कि लायोफिलिक कोलाइड्स थोड़ा ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनको हमें क्या करना होता है, कोगुलेट करने के लिए थोड़ा ज्यादा क्या करना पड़ता है, बेटा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करनी पड़ती है हमको, तो सिंपल सी बात है, लायोफिलिक कोलाइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है, हमने कहा लायोफिलिक कोलाइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है किसके कारण होती है, एक तो उस पार्टिकल के ऊपर किसके कारण होता है, सॉल्वेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल का मतलब होता है कि जो डिस्पर्ज पे जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के बीच में जो क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। और दूसरा इसके ऊपर क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर को वहां से हटा दिया जाए, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर से चार्ज, और क्या होता है दूसरा, सॉल्वेशन को भी अगर हम हटा दिए जाए, वो हटा दें यहाँ से लायोफिलिक कोलाइड्स के सॉल्यूशन के अंदर से, तो आसानी से क्या हो सकते हैं, कोगुलेट हो सकते हैं। वहां पे हम हीटिंग के थ्रू कर सकते हैं, वहां पे हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिला के कर सकते हैं। क्लियर, तो जैसे लायोफिलिक कोलाइड्स बहुत सारे होते हैं जहां पे हम उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये सिंपल है, लायोफिलिक कोलाइड्स को भी हम कोगुलेट कर सकते हैं। तो लायोफोबिक कोलाइड्स को कोगुलेट करने के लिए हमने बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पे पढ़ी थी। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स।
प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। अभी हमने पढ़ा था कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स, अब हम दोबारा पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स भी हमारे पास है क्या, कोगुलेशन का रिवर्स प्रोसेस है। अभी कोगुलेट हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद हम किसी कोलाइड सॉल्यूशन को अगर हम क्या करते हैं, प्रिसिपिटेट बना देते हैं, उसको कोगुलेशन बोल रहे थे। और प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम क्या करते हैं, हमने किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद वो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिसिपिटेट ना बनाए, वो कोगुलेट ना हो, तो किसी भी कोलाइड्स को इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेट होने से बचाने के लिए जिस प्रोसेस को हम यूज करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटेक्शन। दैट मींस प्रिवेंशन ऑफ द कोगुलेशन ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। इलेक्ट्रोलाइट से कोलाइड्स को कोगुलेट होने से बचाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स होता है। क्या नाम देते हैं उसको, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स होता है। क्लियर। जब हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट हम सॉल्यूशन के अंदर सिंपल सा देखते हैं कि ये सपोज कोई कोलाइड्स है और मोस्टली हमने देखा था कोगुलेट होते कौन से, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। कौन से कोलाइड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। ये कौन सा कोलाइड्स है, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। तो ये हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं ये आसानी से क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। आसानी से क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। क्लियर। अब ये हाइड्रोफोबिक जो कोलाइड्स होते हैं कोगुलेट इसलिए हो सकते हैं कि आसानी से हो जाते हैं क्योंकि जो हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम के साथ हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स का कोई भी इंटरेक्शन होता नहीं, जिसके कारण आसानी से क्या हो सकते हैं, कोगुलेट हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इनको कोगुलेट होने से बचाना है, मैं क्या हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स है डिस्पर्जन मीडियम के साथ इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये आसानी से कोगुलेट हो जाते हैं। आसानी से कोगुलेट हो जाएंगे तो हमारे पास प्रिसिपिटेट बना देंगे। अब हमें उस प्रिसिपिटेट को बनने से रोकना है, कोलाइड हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स को हमें कोगुलेट होने से बचाना है। तो हम सिंपल करते हैं कि बेटा एक छोटा सा फिनोमेना, छोटा सा प्रोसेस है, हम उस कोलाइडर जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किससे, कोगुलेशन से, हम उसके अंदर कुछ अमाउंट में मिला देते हैं प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स। और प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स कौन होता है, लायोफिलिक कोलाइड्स। कौन सा पार्ट कोलाइड्स इसके अंदर मिला देते हैं, हमने लायोफोबिक कोलाइड्स के साथ लायोफिलिक कोलाइड्स मिलाते हैं। किसको, क्यों मिलाते हैं उसको, ताकि लायोफोबिक कोलाइड्स का वहां पे कोगुलेशन ना हो। अब लायोफोबिक कोलाइड्स को कोगुलेट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्योंकि उसकी अमाउंट किसकी मिला देते हैं बेटा, लायोफिलिक कोलाइड्स की मिला देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स। अब ये लायोफिलिक कोलाइड्स का तो डिस्पर्जन मीडियम के साथ इसका अच्छे रिलेशन होते हैं, अच्छा हमारे पास इंटरेक्शन होता है। अब अच्छा इंटरेक्शन होता है तो ये लायोफिलिक कोलाइड्स क्या करता है, लायोफोबिक कोलाइड्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है। एक क्या बनाता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर उसको क्या करती है, वहां पे कोगुलेट होने से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इस पार्ट, ये हमारे पास जो प्रोटेक्टिंग लेयर जो बनी होती है किसकी होती है, लायोफिलिक कोलाइड्स की होती है, जिसके अच्छे रिलेशन होते हैं किसके साथ, डिस्पर्जन मीडियम के साथ। क्लियर। और इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, प्रोटेक्टिंग कोलाइड। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स क्या होगी कि अगर हम क्या करते हैं, किसी लायोफोबिक कोलाइड्स को कोगुलेट होने से अगर हम उसको प्रिवेंट करते हैं बाय यूजिंग द लायोफिलिक कोलाइड्स, बाय मिक्सिंग द लायोफिलिक कोलाइड्स, इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो किसी हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स या लायोफोबिक कोलाइड्स को हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक कोलाइड्स में नाम दे सकते हैं। हाइड्रो वाटर के केस में होता है, लायो हमारे पास सबके केस में होता है। तो लायोफोबिक कोलाइड्स को अगर हम कोगुलेट होने से बचाते हैं बाय यूजिंग द लायोफिलिक कोलाइड्स, इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। क्या नाम देते हैं उसको, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे किसी भी हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स को अगर प्रोटेक्ट करना है तो वहां पे मिक्स कर देते हैं लायोफिलिक कोलाइड, जिसको प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स बोलते हैं। उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना के क्या नहीं करने देता उसको, उस लिक्विड के अंदर डिस्पर्जन मीडियम के साथ कोगुलेट नहीं होने देता। अगर स्मॉल अमाउंट में वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं तो ये आसानी से क्या नहीं होता, हमारे पास कोगुलेट नहीं होता है। क्लियर। तो अभी हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज छूट गई थी, एक और टर्म्स यहाँ पे छोटा सा आता है, गोल्ड नंबर। क्या था हमारे पास, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स में गोल्ड नंबर आता है। क्या था हमारे पास, गोल्ड नंबर। हमारे पास एक छोटा सा टर्म्स आता है। गोल्ड नंबर एक सिंपल सा टर्म्स है कि द अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स दैट मींस लायोफिलिक कोलाइड्स, द मिनिमम अमाउंट ऑफ protecting colloids in milligram to require the prevent of the coagulation of 10 ml gold sol on addition of the by addition of the 1 ml of 10%
NaCl सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया, हम फिर से रिपीट करते हैं। जब क्या करते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स की जो अमाउंट होती है, जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, 10 ml हमारे पास कौन है, गोल्ड सोल है। कौन सा सोल है, गोल्ड सोल, इसलिए इसको गोल्ड नंबर भी बोलते हैं। 10 ml गोल्ड सोल है, इसमें हमने क्या मिलाया, 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलाएंगे तो ये 10 ml जो गोल्ड सोल है क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अगर हम एक्सेस में मिलाते हैं तो कोगुलेशन होता है। क्लियर, तो अगर हम 10 ml मिलाते हैं, 10 ml हमने 10% सॉरी 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हमने मिलाया 10 ml गोल्ड सोल के साथ, तो उसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन। बट हमने कहा था हम कोगुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कैसे, बाय प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोटेक्टिंग कोलाइड। प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स कौन होता है हमारे पास, लायोफिलिक कोलाइड्स। प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स कौन होता है, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स होता है। क्लियर, तो गोल्ड नंबर हो गया 10 ml गोल्ड सोल को 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स की जितनी मिलीग्राम में अमाउंट होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, गोल्ड नंबर बोलते हैं। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, the minimum amount of protecting colloids in milligram required to prevent the coagulation of 10 ml gold sol by addition of या from the addition of 1 ml 10% NaCl solution के 10% NaCl solution के 1 ml से 10 ml gold sol को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने हमारे पास प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स की अमाउंट लगती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, गोल्ड नंबर बोलते हैं। और यहाँ पर प्रोटेक्टिंग पावर भी गोल्ड नंबर के रेसिप्रोकल होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा अमाउंट लगेगी गोल्ड नंबर उतना ज्यादा हमारे पास होता है उसका, और गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा दैट मींस अमाउंट उतनी ज्यादा लग रही है, और अमाउंट जितनी ज्यादा लग रही है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही कम होती है। तो ये हमारे पास कौन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स हो गया, कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स हम क्लियर कर चुके हैं। क्लियर, और हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इमल्सन्स। हमारे पास एक दो टॉपिक इस चैप्टर के लास्ट बचे हुए हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इमल्सन्स। क्लियर, छोटा सा टॉपिक है हमारे पास इमल्सन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इमल्सन जो हमारे पास होते हैं, इमल्सन्स आर दोस कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेड एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड। कि जहां पे डिस्पर्स फेज भी क्या होती है, लिक्विड होती है, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या होती है, लिक्विड होती है। क्लियर, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जहां पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड ही होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, इमल्सन्स बोलते हैं। पर ये जो दोनों लिक्विड होते हैं ये इमिसिबल लिक्विड होता है। इमिसिबल लिक्विड दैट मींस ये आपस में आसानी से सॉल्युबल होते हैं नहीं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर इमल्सन्स होते हैं। क्या है, इमल्सन्स आर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ये दो इमिसिबल लिक्विड्स का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इमल्सन्स बोलते हैं। दैट मींस इसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी कौन है, लिक्विड्स है। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उनको क्या नाम देते हैं, इमल्सन्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, इमल्सन्स बोलते हैं। क्लियर, और दोनों लिक्विड कैसे, इमिसिबल है। क्लियर, तो ये दोनों लिक्विड जब आपस में इमिसिबल है तो आसानी से कोलाइडल का फॉर्मेशन करते ही नहीं है। कोलाइडल का फॉर्मेशन क्या नहीं करते नहीं है। तो इनको हम एक सिंपल से कंटेनर से इनको क्या करवाते हैं बेटा, मिक्स करते हैं, बहुत ज्यादा विगरस स्टिर करते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं, होमोजेनाइजर बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर के हेल्प से, होमोजेनाइजर में दोनों लिक्विड को बहुत स्पीड में क्या किया जाता है, सेकिंग किया जाता है, स्टिर किया जाता है, जिसके कारण आपस में थोड़ा बहुत अमाउंट में क्या हो जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है, मिसिबल हो जाते हैं। पर वो मिक्स जब मिसिबल होते हैं तो उतना ज्यादा क्या नहीं होते, स्टेबल होते नहीं। मैंने कहा ऑयल और वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन आपस में बनाना बहुत आसान नहीं है, बिकॉज दे बोथ आर इमिसिबल। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक कंटेनर लिया जाता है जिसको होमोजेनाइजर बोलते हैं। होमोजेनाइजर के अंदर क्या होता है बेटा, इन दोनों लिक्विड को स्टिर किया जाता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, बट वो ज्यादा स्टेबल होते नहीं है। तो अगर मेरे को इमल्सन मिलाना है तो वहां पे एक थर्ड सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है, इन दोनों लिक्विड के बीच में क्या होता है, इंटरफेशियल जो हमारे पास है, दो सरफेस के बीच में जो टेंशन होता है उसको कम करने की कोशिश करता है। तो आसानी से इंटरफेशियल टेंशन के कारण दोनों लिक्विड आपस में कोलाइडल बनाते हैं। तो वहां पे थर्ड सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है जो इन दोनों के बीच का इंटरफेशियल टेंशन को क्या कर दे, कम कर दो, ताकि आपस में क्या हो जाए, मिक्स होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बना दे। तो उसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग
इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इमल्सिफायर, क्या नाम देते हैं उसको, इमल्सिफायर। The substance which is used for the formation of the preparation of the emulsions, the substance which is used for the third substance which is used for the preparation of the emulsions is called emulsifier। इमल्सिफायर का मेन फंक्शन होता है क्या है कि दो लिक्विड के बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको कम करना। फॉर एग्जांपल जब हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप हम पढ़ रहे थे तो जब हमने क्या किया था, डर्ट हमने निकाला था, डर्ट या ऑयल ड्रॉप जब हमने क्या किया था बेटा, वहां से रिमूव की थी, कहां से, क्लोथ के सरफेस से, तो वहां पे हमने देखा था वो ऑयल ड्रॉप आसानी से वाटर के साथ मिलकर क्या बना रही थी, इमल्शंस बना रही थी। तो वहां पे सपोज ऑयल ड्रॉप है, क्लियर, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा जो सोप है या स्टेरेट आयन वो किसका काम करता है, वहां पे इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। तो हमने देखा था वहां पे इमल्सिफाइंग एजेंट का काम सोप कैसे करता है, वो दोनों लिक्विड के बीच में क्या करता है, इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है। नेगेटिव ऐसा तो जो वाटर के साथ क्या करता है, आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है, और इसका जो पोलर पार्ट था जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन थी वो हमारे पास क्या करता है, ऑयल से इंटरेक्ट करता है। तो ये वाटर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और ऑयल के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, और दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, आपस में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, कोलाइडल का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे पार्टिकल जो दो, अब यहाँ पे वाटर है, आसानी से ये छोटे छोटे कोलाइडल साइज के पार्टिकल सारे वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट अगर यहाँ पे क्या नहीं होता, ये स्टेरेट आयन या सोडियम स्टेरेट जो हमने क्या पढ़ा था, C70H35 COO नेगेटिव, आप लोगों को ध्यान होगा हमने बोला था वहां पे ग्लोब्यूल्स बनते हैं छोटे छोटे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बाद जो वाटर के साथ क्या बनाते हैं, इमल्शंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो इमल्शन का फॉर्मेशन खाली किसके कारण होता है, स्टेरेट आयन के डाइपोलैरिटी के कारण होता है, कि उसका एक पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, दूसरा पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। तो ये जो C70 ये जो सोप हमारे पास यहाँ पे क्या किसका काम कर रहा है, ऑयल और वाटर को इमल्शन बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सोप किसका काम करता है, इमल्सिफायर, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट हमेशा इमल्शन को स्टेबल बनाए रखता है, जब तक इमल्सिफाइंग एजेंट इसके अंदर है तब तक इमल्शन थोड़ा बहुत क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर। तो इमल्शंस होते क्या है कि the collisions of the two liquids in which the dispersed phase and dispersion medium both are liquid is called emulsions, but both liquids are immiscible। दोनों लिक्विड कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ, इमिसिबल। पर हम इमल्शन बनाने के लिए वहां पे क्या करते हैं, एक तो होमोजेनाइजर का यूज करते हैं, दूसरा कौन, एक थर्ड सबस्टेंस इन दोनों के बीच के इंटरफेशियल टेंशन को कम करके इमल्शन का फॉर्मेशन कर देता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। उसका बेस्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था कि अगर वाटर और ऑयल का इमल्शंस बनाता है तो उसके अंदर हम सोप क्या कर सकते हैं, एक यूज कर सकते हैं एज ए इमल्सिफायर, इमल्सिफाइंग एजेंट, जो आसानी से वहां पे दोनों के बीच में इमल्शन का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर। और इमल्शन हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल इसके पास हम पढ़ते हैं, टाइप ऑफ इमल्शन, हमने कहा इमल्शन पढ़ लिया हमने, जो लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इमल्शन बोलते हैं। यहाँ पे इमल्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, पहला कौन सा, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, और दूसरा हमारे पास होता है कौन सा, वाटर इन ऑयल, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, वाटर इन ऑयल। क्लियर। तो ऑयल इन वाटर जो इमल्शंस होते हैं, दोज इमल्शन इन विच द ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्जन मीडियम। जहां पे ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, ऑयल क्या है यहाँ पे, डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, और हमारे पास वाटर कौन होता है, डिस्पर्जन मीडियम। वाटर कौन होता है, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर। अब इसका एग्जांपल कौन हो गया, फॉर एग्जांपल मिल्क, दैट मींस वाटर एक्सेस में है, और हमारे पास कौन हो गया, एग्जांपल कौन है इसका, मिल्क। तो ऑयल इन वाटर वाला इमल्शंस कौन सा है, पहला टाइप का कौन सा है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, दो इमल्शन इन ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम। इसका मतलब है कि ऑयल हमारे पास कम अमाउंट में होगा और वाटर कैसा होगा, एक्सेस में होगा। क्लियर। तो इसका एग्जांपल कौन है, मिल्क, मिल्क में वाटर एक्सेस में होता है, ऑयल कैसा होता है, बहुत कम अमाउंट में। दूसरा हमारे पास कौन सा है, वाटर इन ऑयल, दैट मींस जहां पे वाटर कौन है, डिस्पर्स्ड फेज है, और ऑयल कौन है, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे हमारे पास कौन हो गई, क्रीम हो गई, हमारे पास बटर हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल हमने बटर, वैसे शुरू में जब पढ़ा था तो बटर हमने किसमें भी पढ़ा था, जेल के एग्जांपल में पढ़ा था। वैसे जेल में बटर लिख सकते हैं, पर वैसे बटर जो बेस्ट एग्जांपल है वो किसका है, इमल्शन का है। जेल में हम क्या कर सकते हैं, चीज का एग्जांपल लिख सकते हैं। तो बटर किसका एग्जांपल है, ऑयल इन वाटर का एग्जांपल। यहाँ पे वाटर बहुत कम अमाउंट में होता है और ऑयल कैसा होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है। तो जहाँ पे वाटर कम है उसको वाटर इन ऑयल इमल्शंस बोलते हैं,
जहां पे ऑयल कम है वहां पे उसको ऑयल इन वाटर इमल्शंस बोलते हैं। इन दोनों में एक छोटा सा हम टेस्ट कर सकते हैं कि वाटर इन ऑयल इन वाटर वाला इमल्शंस कौन सा, वाटर इन ऑयल वाला इमल्शंस कौन सा, इसको बोलते हैं इसका डाइल्यूशन टेस्ट। क्या नाम देते हैं इसको, डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट हमने क्या करना है कि वाटर और ऑयल इन दोनों इमल्शन में से हमें पता नहीं है इमल्शन कौन सा, हमने इमल्शन लिया, हम उसको वाटर से डाइल्यूट करते हैं, ऊपर से हमने पानी मिलाया। अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इमल्शन लिया, इसके ऊपर हम क्या करते हैं डाइल्यूट करते हैं इसको। अगर इमल्शन डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट दैट मींस वाटर उसके अंदर डालने से उसका जो सॉल्यूशन की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सेम रहती है और वो डाइल्यूट होकर वो क्या करता है होता रहता है। फॉर एग्जांपल दूध या मिल्क हमारे पास अगर हम पानी डालते जाते हैं तो व्हाइट कलर का होते जाता है, उसका डाइल्यूशन होते जाता है। दैट मींस जो मिल्क है तो वो क्या है वाटर, ऑयल इन वाटर इमल्शन है, मतलब ऑयल ज्यादा, ऑयल कम है उसमें ना, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन जहां पे वाटर एज ए डिस्पर्जन मीडियम होगा वहां पे उसका डाइल्यूशन होता जाता है। बट अगर आप बटर के ऊपर पानी डालेंगे तो बटर का कभी डाइल्यूशन होता नहीं है, वो अलग से ही पानी हमें दिखता है और बटर अलग से दिखता है। तो अगर इमल्शन का डाइल्यूशन हो रहा है दैट मींस इट इज अ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, और अगर उसका डाइल्यूशन नहीं होता तो इट इज अ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। तो डाइल्यूशन टेस्ट हम दोनों इमल्शन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास डाइंग टेस्ट होता है, कलर होता है, कलर हम करते हैं इसको। अगर कलर हमने कोई स्पेसिफिक डाई मिलाई, उस डाई में अगर हमारे पास खाली इमल्शन के अंदर ड्रॉप वाइज हमें थोड़ा बहुत कलर इधर उधर सरफेस में दिखता है तो वो हमारे पास ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है। और अगर वो सारा का सारा कलर्ड हो जाता तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन। क्योंकि डाई जो होती है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर सबस्टेंस होता है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, वो ऑयल के साथ आसानी से बाइंड करके पूरे सबस्टेंस को क्या पूरे इमल्शन को कलर्ड कर देता है, पर वाटर उसके साथ आसानी से होता नहीं। तो डाई टेस्ट में डाई किसकी हो जाती है, ऑयल इन वाटर, सॉरी वाटर इन ऑयल वाले इमल्शन की, सेकंड वाले टाइप के इमल्शन कलर्ड हो जाता है, तो फर्स्ट वाला होता है। वैसे एप्लीकेशन ऑफ इमल्शंस है हमारे पास, तो इमल्शंस हमारे पास फूड जो पार्टिकल फूड जो हमारे पास इंडस्ट्री उसमें इमल्शन का बहुत बड़ा रोल है। आपने मिल्क देखा, वाटर देखा, वैसे ही मेडिसिन हमारे पास बहुत सारी होती है, इमल्शंस होती है जो हमारे पास क्या होता है, सिरप्स होते हैं। इमल्शंस की हमारे पास डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, एग्जांपल हमने अभी पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट हमारे पास आता है जेल। कौन आता है, जेल। लास्ट टॉपिक कौन है हमारे पास, जेल। उसके बाद हम एप्लीकेशन या इमल्शन अराउंड सॉरी कोलाइडल अराउंड अस पढ़ेंगे ना। ये जेल है, जेल भी सिंपल सा हमारे पास कोलाइड्स है इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड क्या है डिस्पर्स्ड फेज, और हमारे पास सॉलिड क्या है डिस्पर्जन मीडियम है ना। उसको हम क्या नाम देते हैं, जेल बोलते हैं। जेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलास्टिक जेल, इलास्टिक जेल, और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल दैट मींस जो हमारे पास रिवर्सिबल होता है। अगर मैं उसको क्या करता हूँ, इलास्टिसिटी अगर जेल में है दैट मींस अगर हमने एक बार उसको क्या करते हैं डिस्टर्ब कर दे तो बाद में फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक जेल। और जो अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बावजूद वो अपना जो क्या हो जाता है प्रॉपर्टीज लॉस कर देता है, नॉन इलास्टिक जेल होता है। दैट मींस वो ओरिजिनल पोजीशन में अपनी आएगा नहीं। इलास्टिक जेल में हो गया जैसे जिलेटिन हो गया, कौन हो गया, जिलेटिन हो गया, और अगर हो गया हमारे पास, और यहाँ पे इसका होता है बेटा सिलिका जेल। तो सिलिका जेल हमारे पास क्या नहीं होता, इलास्टिक होता नहीं, इट इज अ नॉन इलास्टिक जेल। तो ये हमारे पास सिंपल जेल के एग्जांपल है जहां पर डिस्पर्स्ड फेज कौन होता है, लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम कौन होता है हमारे पास, सॉलिड होता है। इसके बाद हमारे पास है कोलाइडल अराउंड अस। हमने आप अपने चारों तरफ बहुत सारे कोलाइड्स देखे हैं। हमने कहा था ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई में भी क्या होता है, वहां पे जो डस्ट पार्टिकल होता है कोलाइडल साइज के, वो लाइट सनलाइट को क्या करते हैं बेटा हमारे पास स्कैटरिंग कर देते हो। स्कैटरिंग करने के बाद जो ब्लू कलर की लाइट है वही हम तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हमें स्काई क्या दिखता है, आसमान हमें ब्लू कलर का दिखता है। क्लियर। वैसे हमारे पास फूड आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, हमारे पास बटर हो गया, ये सारे के सारे क्या हमारे पास कोलाइड्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में हमारे अराउंड हम उसको देख सकते हैं। वैसे ही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा आपने देखा होगा, समुद्र की जहां पे नदी या रिवर और सी वाटर जहां पे इनका क्या हो जाता है बेटा मिक्स होता है, वहां पे एक डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। हमारे पास क्या हो जाता है, वहां पे डेल्टा बन जाता है। इस डेल्टा का फॉर्मेशन होता कैसा है, जो सी वाटर होता है हमारे पास उसमें डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है ना, NaCl। तो समुद्र का जो पानी होता है सी वाटर है,
सी वाटर कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ या डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड जो हमारे पास रिवर वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारी क्ले पार्टिकल्स, हमारे पास क्या होता है बेटा, क्ले पार्टिकल्स होते हैं जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है। दैट मीन जो उस रिवर का वाटर है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। रिवर वाटर कैसे बिहेव करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। जो नदी का पानी है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। उसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास मिट्टी के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, किसके, कोलाइडल साइज के पार्टिकल। तो नदी का जो पानी है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। और जब नदी का पानी हमारे पास क्या होता है बेटा, वहां पे जहां पे ये सी वाटर से क्या होता है बेटा, सी वाटर में मिक्स होता है, जहां पे नदी का पानी और समुद्र का पानी आपस में मिलता है, सी वाटर और रिवर वाटर जहां पे एक दूसरे को क्या करते हैं, फेस करते हैं, वहां पे क्या होता है, जो रिवर वाटर है वो सी वाटर से मिलते ही उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सी वाटर में जो कोलाइडल रिवर वाटर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन कोलाइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेट करते हैं। कोगुलेट होने के कारण वहां पे तो धीरे धीरे वहां पे क्या होने लग जाता है, वो कोगुलेशन के कारण प्रेसिपिटेट जमा होने लग जाता है और कई सालों में वहां पे किसका फॉर्मेशन होने लग जाता है, डेल्टा का फॉर्मेशन। तो द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इज ड्यू टू द coagulation of the particles of the clay and sand in the river water। कि river water के अंदर जो clay और sand particle होते हैं उनके coagulation के कारण क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। वैसे हमारे पास टेल ऑफ कॉमेट्स के पीछे हमारे पास जो, जब कॉमेट्स हमारे पास चलता हुआ दिखाई देता है उसके पीछे एक टेल होती है जो चलती हुई दिखाई देती है, वो भी किसका एग्जांपल है, क्लाइड्स का एग्जांपल है। वैसे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ क्लाइड्स है, सीवेज डिस्पोजल है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, सारा थ्योरेटिकल है। और इसी के साथ हमारे पास क्या होता है, जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12 का, वो हमारे पास आज कंप्लीट हो जाता है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रत्येक टॉपिक यहाँ से अच्छे से क्लियर कर लिया होगा और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड असाइनमेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आपको स्कूल की साइट में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोगों को असाइनमेंट भी टाइम पे आप क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग सबसे बड़ी बात, आप अपना ध्यान रखेंगे, घर पे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, है ना। थैंक यू।